जीवन के दिन छोटे सही पर हम बड़े दिल वाले, कल की हमें फुर्सत कहाँ, सोचें जो हम मत वाले। जीवन के दिन छोटे सही पर हम बड़े दिल वाले, कल की हमें फुर्सत कहाँ, सोचें जो हम मत वाले। आप सोचते होंगे सर रोज ही एक गाना लेके आ जाते हैं। देखो ये जो मैं शुरू में गाना गाता हूँ ना, जिस दिन भी मैं गाता हूँ उस दिन मेरे अंदर एक अलग ही ऊर्जा रहती है, या एक स्टार्टिंग बहुत अच्छी हो जाती है मेरे लिए, ठीक है ना। और आप लोगों के लिए बहुत अच्छी हो जाती होगी, क्योंकि जब हम म्यूजिक का यूज़ करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी अंतरात्मा से एक खुशी की लहर उड़ती है, जो हमारे आगे के पूरे सभी कार्यों में दिखाई देती है। तो नमस्कार सबको, गुड मॉर्निंग, और आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कोटा.एजुकेशन पर। मैं नियमित रूप से आपके लिए नए नए वीडियोस लाता जा रहा हूँ, नए नए टॉपिक के साथ। और हमारा फिजिक्स का ये पहला चैप्टर रन कर रहा है, जिसमें हम टॉपिक 1.11 पर पहुँच चुके हैं आज। और कल का टॉपिक बहुत शानदार रहा अपना, आपने देखा होगा ज़रूर। इसी तरह से आप टॉपिक्स को पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, और कोई समस्या आए तो आप शेयर करते रहिए। और आपको वीडियो सीरीज पसंद आ रही हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। आज का टॉपिक हमारा है विद्युत द्विध्रुव। देखो हम धीरे धीरे इस चैप्टर के अब एंड में आते जा रहे हैं, ठीक है ना, और बहुत जल्दी अपना ये चैप्टर अब कंप्लीट होने वाला है। विद्युत द्विध्रुव क्या होता है यहाँ हम समझेंगे। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं इसको इंग्लिश में। तो देखो विद्युत द्विध्रुव क्या है कि दो आवेशों से मिलकर बना निकाय है, ठीक है ना। दो आवेश रहेंगे, उनसे मिलके बना निकाय है। मतलब अकेला आवेश कभी द्विध्रुव नहीं कहलाएगा, दोनों को एक साथ जब देखेंगे तब वह द्विध्रुव कहलाएगा, ठीक है ना। निकाय में यही विशेषता होती है कि निकाय की पहचान सबसे मिलकर होती है। जो भी उसमें विद्यमान है, आवेश हैं या कोई अन्य पार्टिकल्स हैं, उनसे मिलकर ही निकाय की पहचान होती है। तो यहाँ पर देखो कि क्या प्रतिबंध है विद्युत द्विध्रुव बनने के लिए। दो समान परिमाण वह विपरीत प्रकृति के आवेश, मतलब ऐसे आवेश हो आपके पास जो उनका परिमाण समान हो। जैसे मान लो एक का मान भी 5 माइक्रोकूलम, तो दूसरे का मान भी 5 माइक्रोकूलम, पर लेकिन विपरीत प्रकृति, एक प्लस का हो और एक माइनस का हो, एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर रखे हुए हों, मतलब ज़्यादा दूरी उनके बीच में नहीं होना चाहिए, तब ऐसा निकाय विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। तो आप चित्र देख रहे होंगे, देखो मैंने एक विद्युत द्विध्रुव यहाँ दिखाया है आपको, माइनस क्यू और प्लस क्यू। माइनस क्यू और प्लस क्यू का मतलब विपरीत प्रकृति हो गई, और दोनों पे चार्ज एक जैसा है, क्यू और क्यू ही है, बस प्रकृति अपोजिट है। अब इसके बाद देखो आप ये बिंदु ए और बी पर रखे हुए हैं, और इनके बीच की दूरी हमने 2a ली है। यहाँ ये 2a दूरी जो होती है मानक रूप से मानी जाती है, ठीक है ना। ये एक स्टैंडर्ड बनाया हुआ है कि दूरी को हमेशा 2a के रूप में लिखना है। तो जब अपन इसका हाफ करेंगे तो इधर ये मिड, मतलब इसका मिड पॉइंट लेंगे तो मिड पॉइंट से ये दूरी a हो जाएगी, इधर भी a हो जाएगी। तो एक स्टैंडर्ड बनाया गया है इसको सही ढंग से एक्सप्रेस करने के लिए। हम हालांकि a भी ले सकते हैं और कुछ नाम भी दे सकते हैं, पर जनरली इसको 2a लिया जाता है। स्टैंडर्ड्स का हमेशा ध्यान रखना चाहिए हमें भी, क्योंकि स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, हमें ओवरऑल सभी स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं तो रिजल्ट सबके एक जैसे आते हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, देखो आप नोट में। चलो सॉरी, पहले एग्जाम्पल है। द्विध्रुव के एग्जाम्पल क्या है, HCl है, H2O है, NH3 है, CO2 है, NaCl है, ये सब द्विध्रुव के एग्जाम्पल्स हैं। इनको मैं भी डिटेल में समझाऊंगा आपको, ठीक है ना। फर्स्ट देखो आप, द्विध्रुव की लंबाई मानक रूप से 2a या 2l ली जाती है। अभी हाल मैंने आपको बता दिया कि इसकी लंबाई 2a या 2l ली जाती है। दूसरा है, विद्युत द्विध्रुव वास्तविक रूप से परमाणविक दूरियों 10⁻⁻10 मीटर या लगभग एक एंगस्ट्रॉम कोटि के लिए ही परिभाषित होते हैं। ये जो द्विध्रुव रखे हुए हैं ना, इनके बीच की दूरी बहुत ही कम होना चाहिए, तभी ये द्विध्रुव कहलाता है। दूरी कितनी, एक एंगस्ट्रॉम कोटि की। एक एंगस्ट्रॉम आप सोच सकते हो बहुत ही कम दूरी है। परमाणुक स्तर की दूरी आ गई 10⁻⁻10 मीटर। इतनी कम दूरी पर जब आवेश रखे हुए रहेंगे, दो आवेश प्लस और माइनस, प्लस माइनस क्यू, मतलब एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू, इतनी कम दूरी पर रखे हुए होंगे, तब उस निकाय को आप द्विध्रुव कहोगे। ऐसा नहीं है कि जैसे मान लो मेरे पास ये दो आवेश है, मान लो सपोज करो, एक इसमें से +5 है, एक -5 माइक्रोकूलम है, और इनको मैं 10 मीटर दूर जा के रख दूँ, 10 मीटर दूर जाके रख दूँ, फिर मैं कहूँ ये द्विध्रुव है, तो ये द्विध्रुव नहीं बनेगा।
द्विध्रुव की यह शर्त का पालन नहीं करता है। द्विध्रुव के लिए दूरियां क्या होनी चाहिए, बहुत ही कम होनी चाहिए। तो परमाणु स्तर पे ही द्विध्रुव परिभाषित किए जाते हैं, ठीक है ना। इसीलिए यहाँ पर अणु लिए जाते हैं, जैसे ऊपर अपन उदाहरण में लिए HCl H2O, तो ये अणु ही द्विध्रुव बन सकते हैं, ठीक है ना। कोई अन्य बाहर से अगर आप आवेशों को कोई अन्य आवेश लेकर अगर आप द्विध्रुव बनाओगे तो वहाँ दूरियां इतनी कम नहीं कर पाओगे आप, इसलिए फिर वह निकाय द्विध्रुव नहीं कहलाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट शर्त है इसके लिए। अब देखो मैं यहाँ पर डिटेल में समझाने के लिए आपको बताता हूँ HCl किस प्रकार से एक द्विध्रुव बनता है। HCl का एक अणु अपन ने ले लिया, ठीक है ना। अब क्या होगा कि अपन जानते हैं केमिस्ट्री से, आप थोड़ा बहुत जानते होंगे कि Cl की जो नेचर होती है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की होती है, जिनके बीच बॉन्ड बनता है उसके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेता है। तो कुछ मात्रा में इसके ऊपर आंशिक नेगेटिव चार्ज आ जाता है, इसके ऊपर आंशिक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो देखो एक तरीके से क्या हो गया, इसमें प्लस माइनस किधर भी है, प्लस क्यू आप इधर भी लिख सकते हो, माइनस क्यू इधर भी लिख सकते हो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जैसे यहाँ प्लस डेल्टा प्लस का मतलब हो गया आंशिक धनावेश आ गया, और उतना ही इसमें आंशिक ऋणावेश रहेगा, और बीच की दूरी एंगस्ट्रॉम कोटि की रहेगी, क्योंकि HCl अणु की बात चल रही है तो एंगस्ट्रॉम कोटि की रहेगी, इसलिए ये द्विध्रुव है। तो ये एक द्विध्रुव है, इस अणु में एक द्विध्रुव बन रहा है, ठीक है ना। अब जैसे मैं दूसरा उदाहरण H2O का ले लूँ, तो H2O में देखो आप O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब विद्युत ऋणता ज़्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता इसकी ज़्यादा होती है H की तुलना में, तो ये अपनी ओर इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो इसके इस वाले बॉन्ड के लिए अगर देखें तो डेल्टा माइनस और इसके ऊपर डेल्टा प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे इस वाले बॉन्ड के लिए भी डेल्टा प्लस, और यहाँ पर अपन इसकी जगह एक डेल्टा माइनस और लिख सकते हैं। तो कुल मिला के यहाँ पर देखा जाए तो इसको ऐसे लिख देता हूँ मैं, डेल्टा माइनस, इधर भी डेल्टा माइनस। तो एक द्विध्रुव तो ये बन गया, नंबर एक। यहाँ से एक द्विध्रुव तो ये हो गया, एक द्विध्रुव ये हो गया, तो कुल मिला के यहाँ पर अपने पास दो द्विध्रुव हो गए, ठीक है ना, दो द्विध्रुव हो गए इसमें। ऐसे NH3 है, तो NH3 में भी N की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, तो इसके ऊपर जो होगा डेल्टा प्लस, H के ऊपर, इसके ऊपर भी डेल्टा प्लस, इसके ऊपर भी डेल्टा प्लस, और इसके ऊपर अपन कह सकते हैं कि 3 बार डेल्टा माइनस आ जाएगा, समझने के लिए अपन ऐसा मान सकते हैं। तो हर एक के लिए एक एक द्विध्रुव बन जाएगा, तो इसमें कुल मिला के अपने पास 3 द्विध्रुव हो जाएंगे, 3 द्विध्रुव। तो इस तरीके से क्या क्या रिजल्ट निकल के आया कि दो आवेश ऐसे हों जो परिमाण में समान प्रकृति में विपरीत हों और एंगस्ट्रॉम कोटि की दूरियां पर रखे हुए हों, बहुत ही कम दूरी पर रखे हुए हों, तब ऐसे निकायों को द्विध्रुव कहा जाता है, ठीक है ना। अब इसके आगे हम इसके बाद द्विध्रुव आघूर्ण की बात करते हैं। द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, नेक्स्ट अपन उसमें लेते हैं। तो हमारा अब अगला टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। देखो विद्युत द्विध्रुव क्या है, एक कंसेप्ट है, और द्विध्रुव आघूर्ण उस द्विध्रुव की सामर्थ्य निकालने का एक तरीका है। जैसे अपन ने विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दो अलग अलग चीज़ हमने समझी थी। विद्युत क्षेत्र एक कंसेप्ट था, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस विद्युत क्षेत्र की सामर्थ्य ज्ञात करने का तरीका था, उसकी कितना स्ट्रोंग है वो हम उसके द्वारा ज्ञात करते थे, उसकी प्रबलता ज्ञात करते थे उसके द्वारा। ऐसे ही यहाँ आप इस चीज़ को समझना, ठीक है ना। तो अब द्विध्रुव की स्ट्रेंथ हम कैसे ज्ञात करेंगे, इसके लिए टर्म है हमारे पास विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इसको इंग्लिश में कहते हैं हम। तो ये कैसे निकाली जाती है, देखो जो भी आपके पास विद्युत द्विध्रुव होगा, जो भी आपके पास विद्युत द्विध्रुव है माइनस क्यू प्लस क्यू, आप क्या करेंगे कि उसमें से कोई एक आवेश, देखो आप लिखा हुआ है किसी विद्युत द्विध्रुव में एक आवेश के परिमाण, क्योंकि दोनों आवेश के परिमाण बराबर हैं, तो कोई भी एक आवेश ले लो, उसका परिमाण लेना है, चाहे प्लस वाला लो चाहे माइनस वाला लो, आपको केवल परिमाण लेना है, और इनके मध्य की दूरी का गुणनफल, उस आवेश को उनके मध्य की दूरी से क्या कर दो, गुणा कर दो। तो ऐसा जो टर्म आएगी वो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। तो यहाँ लिखा हुआ है देखो गणितीय रूप से P वेक्टर बराबर Q इंटू 2A वेक्टर। वेक्टर आने का मतलब ये सदिश राशि है, तो आप समझ गए होंगे, आगे लिखा हुआ भी है। तो ये एक सदिश राशि है जो किससे प्राप्त होती है, हमें आवेश के कोई भी एक आवेश का मान इंटू उनके बीच की दूरी से गुणा करने से प्राप्त होती है। अब ये आप एक चीज़ पर ध्यान देना कि मैंने जो गुणा लिया है ये साधारण गुणा है। यहाँ पर आप, क्योंकि अपन फिजिक्स पढ़ रहे हैं, फिजिक्स में गुणा पे बहुत ध्यान रखा जाता है, क्योंकि गुणा फिजिक्स में देखो दो वेक्टर के बीच डॉट भी होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और ऐसा गुणा भी होता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है ना। तो ये गुणनफल जो है वज्र गुणनफल कहलाता है, पर यहाँ उस केस में नहीं है, वज्र गुणनफल के केस में नहीं है, ये केवल सिंपल सा एक गुणा है, क्योंकि क्यू एक अदिश राशि है, क्योंकि क्रॉस गुणा जो होता है वो सदिशों के बीच होता है, तो क्यू तो एक अदिश राशि है, इसलिए सिंपल गुणा के लिए यहाँ पर आया है, केवल इसमें वेक्टर यही है, दूरी को भी वेक्टर के रूप में लिया जाता है इसमें, ठीक है ना।
यहाँ पर दूरी को वेक्टर में रूप में लेने का मतलब है कि जिनके बीच का जो दूरी है या विस्थापन है या लंबाई है उसको वेक्टर के रूप में ले रहे हैं। दूरी तो वैसे अदिश राशि है, पर इस लंबाई को हम, क्योंकि ये सीधी होती है बिल्कुल, इसलिए इसको अपन वेक्टर फॉर्म में ले सकते हैं, इसलिए इसको वेक्टर फॉर्म में लिया जा रहा है। यहाँ पी वेक्टर की दिशा मानक रूप से माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर ली जाती है। इसमें एक नियम बनाया गया है, क्योंकि अपन जानते हैं सदिश की दिशा बताना जरूरी है। तो आपने जब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को वेक्टर मान लिया है तो फिर इसकी डायरेक्शन किधर बताओगे, तो इसको मानक, इसको भी स्टैंडर्ड बना दिया गया, मानक बना दिया गया कि ऐसे ही मानना है। तो आपको इसकी डायरेक्शन हमेशा माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर ही मानना है, ठीक है ना। इस तरीके से आप हमेशा इसको मानेंगे, इस डायरेक्शन में। ये एक रूल इसमें बनाया हुआ है। अगर आपको इसका परिमाण यूज करना है तो सिंपली अपन q इंटू टू ए लिख सकते हैं, क्योंकि टू ए वेक्टर का परिमाण क्या आएगा, टू ए आएगा। कभी कभी वो आपको न्यूमेरिकल में दूरी टू ए नहीं देता है, कुछ और लिख देता है, तो फिर आपको दूरी को वहाँ पर वही लिखना है जो भी हो, दोनों के बीच की दूरी हो। तो ये तो एक अपन थ्योरी पढ़ रहे हैं, तो आपको इस तरह से इसको ध्यान रखना है, पर न्यूमेरिकल में जैसे दे रखा हो वैसे आपको यूज करना है। इसके बाद हम आ जाते हैं, देखो इसके मात्रक पर। इसका मात्रक होता है, यहाँ से देखेंगे अगर आप, तो ये क्यू तो आवेश है, तो आवेश का मात्रक कूलाम, और टू ए वेक्टर एक दूरी है, दूरी को हम मीटर में मापते हैं, तो इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम इंटू मीटर, कूलाम इंटू मीटर। और विमेय सूत्र निकालेंगे तो आवेश का विमेय सूत्र एटी होता है, और दूरी का विमेय सूत्र या लंबाई का विमेय सूत्र एल होता है। तो इसमें अब इसमें मास नहीं है तो एम की पावर 0 हो जाएगी, क्योंकि इसमें द्रव्यमान नहीं है। एल एक बार है तो L1, टी एक बार है तो T1, और एक की पावर 1। इस तरह से इसका विमेय सूत्र निकल जाएगा। और फाइनल द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है। तो इसमें P की जो भी वैल्यू आएगी, P की वैल्यू कम ज़्यादा आ सकती है अलग अलग द्विध्रुवों के लिए, तो P की वैल्यू जिसके लिए ज़्यादा आएगी हम कहेंगे कि वह अणु उतना ही ज़्यादा द्विध्रुव आघूर्ण रखता है, या उसकी ध्रुवीय प्रकृति उतनी ही ज़्यादा है। ध्रुवीय प्रकृति का मतलब होता है प्लस और माइनस आवेशों का जो शिफ्टिंग है, ठीक है ना। इस शिफ्टिंग को मैं आगे भी समझाऊंगा आपको। ज़्यादा ध्रुवित, कम होना, ज़्यादा होने का मतलब होता है कितना पोलराइज्ड हुआ है वो उसमें प्लस और माइनस के केंद्र कितने दूर दूर किसके हैं, उसकी स्ट्रेंथ है ये, ठीक है ना। तो ये अपन समझेंगे, बहुत डिटेल में आगे आने वाली है ये चीज़ हमारे लिए। तो फिलहाल आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। यहाँ पर मुख्य बात क्या रही हमारी, कि एक तो द्विध्रुव और एक द्विध्रुव आघूर्ण। द्विध्रुव एक कंसेप्ट है, और उस द्विध्रुव की स्ट्रेंथ निकालने के लिए हम द्विध्रुव आघूर्ण का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। अब कुछ छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। चलिए न्यूमेरिकल करते हैं। तो क्वेश्चन देखो क्या है हमारे, ये क्वेश्चन बहुत फेमस क्वेश्चन है। इसका कंक्लूजन हम निकालेंगे। Q1 प्लस Q2 बराबर 0 अगर है तो ये क्या प्रदर्शित करता है, इसका कंक्लूजन क्या है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये। देखो इसको कैसे आंसर करना है आपको। Q1 प्लस Q2 बराबर 0 होने का मतलब है दो आवेशों का योग 0 है। किसी निकाय में दो आवेश है, उनका योग 0 है। तो क्या प्रदर्शित करता है, तो इस क्वेश्चन को अगर मैं आगे सोल्व करूँ, Q1 प्लस Q2 बराबर 0 इम्प्लाइज, क्या इम्प्लाइज करता है कि Q1 बराबर है माइनस Q2। अगर हम इस Q2 को इधर ले जाएं तो Q1 बराबर माइनस Q2। अब इस इक्वेशन को आप रीड करें। इसमें क्या, ये हमें क्या समझा रही है, ये हमें समझा रही है बराबर का रिलेशन है, मतलब Q1 Q2 के बराबर है, तो दो आवेश बराबर है। और माइनस का मतलब नेचर अपोजिट है। तो क्या पता लगा कि दो आवेश परिमाण में समान और प्रकृति में विपरीत हैं। तो हमारा किसकी परिभाषा बन गई है, द्विध्रुव की। इसका मतलब ये इक्वेशन हमें क्या बता रही है कि ये एक निकाय में द्विध्रुव को निरूपित करते हैं। ये दोनों आवेश किसको निरूपित करते हैं, द्विध्रुव को निरूपित करते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ दोनों आवेश एक द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। छोटी सी इक्वेशन है, पर देखो कंक्लूजन कितना अच्छा निकल के आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप अपने नोट्स के अकॉर्डिंग, नोट्स में ढंग से इनको पूरा लिखना भाई, ठीक है ना। नोट्स जरूर बनाना आप लोग, साथ साथ नोट्स बनाते हुए चलो, काफ़ी अच्छा आपको मज़ा आएगा पढ़ने में आपको बहुत। दूसरा देखो, एक द्विध्रुव का कुल आवेश कितना होता है। अब एक द्विध्रुव में देखो, एक तो होता है आपके पास माइनस क्यू आवेश, और एक होता है आपके पास प्लस क्यू आवेश। तो कुल का मतलब दोनों को जोड़ दो, ठीक है ना, क्यू नेट। तो क्यू नेट अगर हम निकालें द्विध्रुव का, तो माइनस क्यू प्लस क्यू, एक माइनस आवेश एक प्लस आवेश, दोनों को जोड़ोगे तो क्या होगा, 0 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर बहुत से स्टूडेंट गलत दे देते हैं, ठीक है ना। कुल आवेश की बात करता है तो वो जनरली स्टूडेंट उसको क्यू या प्लस क्यू या माइनस क्यू लिखाते हैं। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन माना जाता है। ये भी लॉजिक है छोटा सा, माइनस क्यू और प्लस क्यू बराबर 0। तो किसी भी द्विध्रुव का कुल आवेश हमेशा 0 होता है, ठीक है ना, 0 आ जाएगा आंसर।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक न्यूमेरिकल है छोटा सा। एक निकाय में दो आवेश प्लस माइनस 500 माइक्रोकुलाम है। प्लस माइनस का मतलब दो चार्ज है वहाँ पर, एक प्लस माइनस 500 माइक्रोकुलाम, एक माइनस 500 माइक्रोकुलाम है, एक एंगस्ट्रॉम की दूरी पर रखे हुए हैं। इस निकाय का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कितना होगा? तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मतलब हमसे पी पूछ रहा है। तो हमारे पास पी का फॉर्मूला है, पी बराबर परिमाण वाला फॉर्मूला ले लेंगे, पी बराबर क्यू इंटू टू ए। ठीक है ना। तो टू ए क्या है? दोनों आवेशों के बीच की दूरी जो हमें एक एंगस्ट्रॉम दे रखी है। तो टू ए की डायरेक्ट वैल्यू हमारे पास एक एंगस्ट्रॉम है। तो ये सब वैल्यूज को मैं यहाँ रख देता हूँ। तो क्यू का मान, तो कोई भी एक आवेश का परिमाण लेना है हमें, तो यहाँ चिन्ह नहीं लेना है, केवल आपको परिमाण लेना है। तो 500 माइक्रो का मतलब 10 की घात माइनस 6, और एंगस्ट्रॉम 2a दूरी को एंगस्ट्रॉम में दे रखा है, तो इसको एक एंगस्ट्रॉम का मतलब हो गया 10 की घात माइनस 10 मीटर। इसको बस आप मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो 10 माइनस 10 और माइनस 6 माइनस 16 पावर हो गई, और दो शून्य इसकी दे देंगे प्लस वाली, तो माइनस 14 रह जाएगी। तो कुल मिला के हमारे पास बचेगा यहाँ पर 5 इंटू 10 की घात माइनस 14। और चूंकि हम द्विध्रुव आघूर्ण निकाल रहे हैं, तो पीछे मात्रक आ जाएगा हमारे पास कूलाम इंटू मीटर। तो वो छोटा सा न्यूमेरिकल है। इस तरह के न्यूमेरिकल ही बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा आते हैं भाई, ज़्यादा टफ न्यूमेरिकल बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। बहुत कम चांस होता है कि बड़ा न्यूमेरिकल बोर्ड एग्जाम में हमसे पूछता है। तो फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल्स हमें जरूर आने चाहिए, वो सिंपल भी होते हैं, आ भी जाते हैं, कोई खास बात उसमें नहीं है। एक और न्यूमेरिकल मैं आपको बताता हूँ। तो हमारा न्यूमेरिकल है एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 9, ये भी द्विध्रुव से जुड़ा हुआ है। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, यदि किसी निकाय में दो आवेश हैं, क्यू ए बराबर 2.5 गुणा 10 की घात माइनस 7 कूलाम तथा क्यू बी बराबर माइनस 2.5 गुणा 10 की घात माइनस 7 कूलाम। तो देखो इसमें दोनों आवेश, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, दोनों बराबर है। तो क्वेश्चन को पढ़ते समय भी आपका दिमाग हमेशा काम करते रहना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन को पढ़ने से हमें पता लग जाता है अधिकांश बातें तो कि सिचुएशन क्या चल रही है। ठीक है ना। तो क्वेश्चन को ऐसा नहीं कि अपन केवल उसके डेटा को देखकर अपन अपने हिसाब से काम करने लग गए। डेटा हमें बहुत सारी चीज़ें बातें खुद ही बता देता है कि यहाँ पर आपको करना क्या है। तो यदि अभ्यास से आ जाता है, फिर इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत अपने को बाद में नहीं आती है। शुरू में आ सकती है, पर बाद में दिक्कत नहीं आती है। अपन अगर इस तरह से लॉजिक पे ध्यान देते हैं, तो बाद में हमें बहुत कम दिक्कत आती है फिर। तो हमारे पास दो आवेश हो गए, ये कहाँ रखे हुए हैं? देखो 0 0 माइनस 15 और 0 0 प्लस 15 सेंटीमीटर पर रखे हुए हैं। इन पॉइंट्स पे रखे हुए हैं आवेश। आपको उन बिंदुओं की स्थितियाँ इसने दे दी है। तो ये पूछ रहा है कि इस निकाय का कुल आवेश कितना होगा और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कितना होगा, ये हमें बताइए। तो देखो वो अपन इसको पहले ड्रॉ करते हैं इस सिचुएशन को। यहाँ पर मैं एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लेता हूँ, क्योंकि इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में लेके चला गया सवाल को। ए और बी वहाँ पर आपको ये कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, तो अपन यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। मैं मान लेता हूँ ये मेरा मूल बिंदु है, और ए पॉइंट जो आएगा वो कुछ इधर इस साइड आएगा यहाँ पर, क्योंकि माइनस में है। एक्स और वाई कोऑर्डिनेट तो इसका 0 है। ठीक है ना। एक मिनट, सॉरी, जेड कोऑर्डिनेट है ओनली इसमें। तो मेरे को यहाँ इस अक्ष को मैं जेड इमेजिन कर लेता हूँ। ये जो एक्सिस है इसको मैं जेड एक्सिस इमेजिन कर लेता हूँ, क्योंकि इसने एक्स और वाई कोऑर्डिनेट तो 0 दे रखे हैं। तो अपन फिर वो जेड तो क्या होता है हमारे, अगर अपन बनाते हैं यहाँ पर, तो वो तल से बाहर आती है। तल से बाहर तो अपन दिखा नहीं पाएंगे, इसलिए मैं इस अक्ष को जेड ही इमेजिन कर लेता हूँ। ऐसा हो सकता है, आप इस अक्ष को जेड मान सकते हो। तो हमारा जो ए पॉइंट होगा, ये हमारा ए पॉइंट हो जाएगा। ए पॉइंट हो जाएगा 0 0 माइनस के 15, और यहाँ पर हमारा बी पॉइंट ले लेते हैं, ये हो जाएगा 0 0 15। ठीक है ना, सेंटीमीटर में है ये। और यहाँ पर चार्ज रखे हुए हैं, यहाँ पर तो ए चार्ज रखा हुआ है क्यू ए, और यहाँ पर चार्ज क्यू बी रखा हुआ है। तो आपको इस निकाय का कुल आवेश और द्विध्रुव आघूर्ण निकाल के बताना है। तो देखो आपको द्विध्रुव आघूर्ण निकालने के लिए बीच की दूरी चाहिए, मतलब आपको ए बी दूरी निकालनी पड़ेगी। ये ए बी दूरी जो है 2a के बराबर होगी। ये ए बी दूरी यही हम मानक रूप से 2a के बराबर जो मानते हैं वह होगी यहाँ पर। तो हम पहले यहाँ पर क्या करते हैं कि कुल आवेश निकाल लेते हैं, फिर ए बी दूरी निकालेंगे, बाद में फिर अपन द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करेंगे। तो यहाँ लिखो, यहाँ फर्स्ट कुल आवेश, पहला आंसर अपन कर रहे हैं कुल आवेश। तो कुल आवेश देखो कितना हो जाएगा, क्यू नेट कह सकते हैं इसको अपन। क्यू नेट बराबर अपन हो जाएगा क्यू ए प्लस क्यू बी, और दोनों की वैल्यू बराबर होने से ये 0 जाएगा। मैंने मान रख के नहीं बताया आपको, डायरेक्टली ये मान 0 जाएगा, क्योंकि एक प्लस में रखोगे एक माइनस में रखोगे तो 0 हो जाएगा। सेकंड जो है उसमें पहले अपन ए बी दूरी ज्ञात करते हैं। यहाँ लिखेंगे अपन आवेशों के मध्य की दूरी, आवेशों के मध्य की दूरी ए बी बराबर, अभी ये डिस्टेंस फॉर्मूले से आएगी। डिस्टेंस फॉर्मूला
हम बहुत अच्छी तरीके से रटते हैं दूरियां निकालने के लिए। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर विद अंडर रूट, ठीक है ना। तो यहाँ पर अंडर रूट से अपन मान निकालेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर होल स्क्वायर। तो देखो इसमें x और y कोऑर्डिनेट तो जीरो है दोनों में, ठीक है ना। तो ये टर्म तो इसमें जीरो जीरो आएगी, केवल ये टर्म बचेगी। तो इस टर्म को अपन वैल्यू निकालेंगे, तो इस टर्म की वैल्यू निकालते हैं अपन। बराबर हमारे पास आ जाएगा ये अंडर रूट जीरो का स्क्वायर प्लस z2 इसको मान लो तो 15 प्लस 15, क्योंकि इसका माइनस जो आएगा, इसका माइनस फॉर्मूले में रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा स्क्वायर। अब देखो रूट से स्क्वायर हट जाएगा तो 15 15 30 आएगा, तो 30 सेंटीमीटर अंदर 30 हो जाएगा, 30 का स्क्वायर बचेगा, रूट से स्क्वायर हटने के बाद 30 सेंटीमीटर ए बी का मान हमारे पास आ जाएगा। तो इसके बाद हम अब इसका द्विध्रुव आघूर्ण निकालते हैं। तो मैं इसको मिटाना पड़ेगा मेरे को थोड़ा सा, यहाँ पर यह मिटा देता हूँ मैं, आपने निकाल ली, नोट कर ही लिया होगा। तो देखो यहाँ पर अपन द्विध्रुव आघूर्ण लिखते हैं, अतः P बराबर Q इंटू 2A। तो Q की वैल्यू हमारे पास कोई भी एक आवेश से ले लो आप, 2.5 गुणा 10 की घात माइनस 7, और 2A की वैल्यू 30 सेंटीमीटर आ गई। 2A का मतलब AB है यहाँ पर, तो AB की वैल्यू 30 सेंटीमीटर, तो 30 गुणा 10 की घात माइनस 2 मीटर में ले लेंगे इसको हम। तो कुल मिला के हमारे पास हो जाएगा, देखो 30 को अगर अपन इससे गुणा करेंगे तो ये 75 आ जाएगा। 30 को 2.5 से गुणा करेंगे तो 75 आ जाएगा, गुणा माइनस 7 और माइनस 2 माइनस के 9 हो जाएगा, और ये हो जाएगा कूलाम इंटू मीटर। तो इस तरीके से हम यहाँ पर द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कर सकते हैं। तो एक बहुत छोटा सा न्यूमेरिकल है, उम्मीद है आपको ये सब समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। अब इसके बाद जो अपना अगला कंसेप्ट है वो इसी से जुड़ा हुआ हमारे दो डेरिवेशन यहाँ आने वाले हैं। द्विध्रुव के लिए हम क्या करेंगे, दो डेरिवेशन करेंगे, एक द्विध्रुव की अक्ष के लिए, एक द्विध्रुव की निरक्ष के लिए, वो भी इसी टॉपिक से हमारे जुड़े हुए हैं। तो उन्हीं डेरिवेशन को अपन यहाँ समझेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, डेरिवेशन इंपॉर्टेंट होता ही है हमारे बोर्ड एग्जाम के हिसाब से। तो चलिए उन डेरिवेशंस को अपन समझते हैं। डेरिवेशन को स्टार्ट करने के पहले हम यहाँ पर एक और टर्म जानना चाहेंगे, द्विध्रुव की अक्ष और निरक्ष। देखो अक्ष और निरक्ष क्या होती है द्विध्रुव की। तो जैसे हमारे पास एक द्विध्रुव है, आप चित्र में देखें, यहाँ पर चित्र में ये द्विध्रुव है, एक माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश रखे हुए हैं, और इनके बीच की दूरी ए बी है, और ओ जो है ये द्विध्रुव का मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु है। तो अक्ष क्या होती है, देखो द्विध्रुव के आवेशों को जोड़ने वाली रेखा इसकी अक्ष कहलाती है। द्विध्रुव के जो आवेश हैं इनको जोड़ने वाली जो लाइन है, ये ए बी दिख रहा होगा आपको, ए बी लाइन जो जा रही है पूरी, और ये इनफाइनाइट तक जाएगी पूरी, इधर भी इनफाइनाइट तक, उधर भी इनफाइनाइट तक। तो ये पूरी जो रेखा है ये द्विध्रुव की अक्ष कहलाती है, ये लिखा हुआ है तो कोई अक्ष कहलाती है। और निरक्ष क्या होती है, द्विध्रुव की अक्ष के लंबवत रेखा, द्विध्रुव की जो ये अक्ष आपको दिखाई दी है इसके लंबवत रेखा जो द्विध्रुव के मिड पॉइंट से होकर जाती है, ठीक है ना, मिड पॉइंट से निकल रही है, देखो मध्य बिंदु से, तो ये जो रेखा है ये निरक्ष कहलाती है। परिभाषा में लिखा हुआ है, जबकि अक्ष के लंबवत वह रेखा जो द्विध्रुव के मध्य बिंदु से होकर जाती है निरक्ष कहलाती है, ठीक है। तो इन्हीं अक्ष और निरक्ष पे हम अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं ज्ञात करेंगे द्विध्रुव के कारण। तो ये डेरिवेशन हमारे दो डेरिवेशन आएंगे, एक अक्ष के लिए आएगा, एक निरक्ष के लिए आएगा। तो हम पहला डेरिवेशन अब यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। आइए डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा तैयार हो जाइए और डेरिवेशन हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखो डेरिवेशन क्या है हमारा, डेरिवेशन एक अपन जानते हैं लंबी प्रोसेस है, लंबी प्रक्रिया है, उसमें एक कथन हमें दिया जाता है, उस कथन का विश्लेषण करके हमें अंतिम परिणाम प्राप्त करना होता है। शुरू में अपन, चूँकि आप तो 12th क्लास में हैं, 11th में भी आपने बहुत सारे डेरिवेशन किए हैं, तो आप सब फैमिलियर हैं डेरिवेशन किस तरीके से होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो कथन देखते हैं हम, कथन क्या है हमारा। कथन यह है कि किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण इसकी अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए, या व्यंजक ज्ञात करना है। तो देखो मैं यहाँ पर आपको पहले चित्र से समझाता हूँ, क्योंकि प्रस्तावना जो हमारी बनती है वो चित्र से ही बनती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम एक द्विध्रुव ले लेते हैं, एक द्विध्रुव है जिसके आवेश है माइनस क्यू प्लस क्यू, और उनको मैंने बिंदु ए और बी पर रख दिया है, और द्विध्रुव का मिड पॉइंट मैंने ओ मान लिया है, द्विध्रुव का मिड पॉइंट ओ मान लिया है, और द्विध्रुव के दोनों आवेशों के बीच की दूरी को हम 2a ले लेंगे इस तरीके से।
तो जब ये दूरी 2a लेंगे मानक रूप से, तो ये जो OA दूरी है ये a बन जाएगी, और जो OB दूरी है ये भी a बन जाएगी। ठीक है ना। अब आप करना क्या चाहते हैं, यहाँ पर करना ये चाहते हैं, हमसे क्या पूछा गया है कि इस द्विध्रुव के कारण इसकी अक्ष पर कोई बिंदु है। अब अक्ष पे बिंदु कहीं भी हो सकता है, इधर लेफ्ट में हो सकता है, दोनों आवेशों के बीच में हो सकता है, राइट में हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। तो ऐसा एक पॉइंट कोई आपको लेना है जहाँ पर इस द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो जैसे मान लो उस ऑब्जर्वेशन पॉइंट को मैं इधर मान लेता हूँ, ठीक है ना कहीं तो मानना ही पड़ेगा एक जगह। तो मैंने ऑब्जर्वेशन पॉइंट को P मान लिया, मतलब इस बिंदु पे हमें ऑब्जर्व करना है कि यहाँ विद्युत क्षेत्र कितना आएगा। अब विद्युत क्षेत्र यहाँ उत्पन्न कौन करेगा भाई, हम जानते हैं कि आवेश अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। क्योंकि द्विध्रुव के कारण ज्ञात करना है, इसका मतलब माइनस क्यू का भी विद्युत क्षेत्र लूंगा मैं P पर, और प्लस क्यू का भी विद्युत क्षेत्र लूंगा P पर। तो दोनों की विद्युत क्षेत्र लूंगा, फिर दोनों का परिणामी निकालूंगा, तो वह कहलाएगा द्विध्रुव का विद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो ये प्रक्रिया हमें यहाँ पर करनी है। तो देखो मैंने प्रस्तावना में लिखा है, चित्रानुसार दो आवेश माइनस क्यू प्लस क्यू बिंदु ए और बी पर रखे हुए हैं। आपके दिमाग में कथन आते ही पहले चित्र आना चाहिए, प्रस्तावना अपने आप बन जाती है। इस प्रस्तावना को रटने की बिल्कुल भी आपको जरूरत नहीं होती है। ठीक है ना, कथन से आपके दिमाग में अगर चित्र आ गया डेरिवेशन का, तो फिर आप प्रस्तावना बस जो आपने चित्र में बनाया है वही आपको प्रस्तावना में लिखना होता है। तो चित्रानुसार दो आवेश माइनस क्यू प्लस क्यू बिंदु कैपिटल ए और कैपिटल बी पर रखे हुए हैं। इस निकाय के मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो ओ से हमें आर दूरी पर है हमारा बिंदु पी, ये ओ से आर दूरी पर मैंने बिंदु पी ले लिया, और यहाँ पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यहाँ द्विध्रुव की लंबाई मानक रूप से 2a ली गई है, ऐसा अपन यहाँ पर मानेंगे। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, अब हम ये अपन ने सब यहाँ पर ले लिया है, तो हम पहले क्या करेंगे, माइनस क्यू आवेश का विद्युत क्षेत्र यहाँ ज्ञात करेंगे, फिर एक बार प्लस क्यू आवेश का विद्युत क्षेत्र यहाँ ज्ञात करेंगे, और फिर दोनों का परिणामी हम ज्ञात करेंगे। तो मैं एक एक करके स्टार्ट करूँगा। आप ये एक चीज़ को देखो, कॉमनली एक लॉजिक ध्यान रखो कि विद्युत क्षेत्र जो होता है किसी बिंदुवत आवेश का, वो E बराबर होता है KQ/R²। अगर कोई एक ही आवेश है तो उसका आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र अपन ने निकाला भी है, डेरिवेशन जो अपन ने शुरू में किया था KQ/R²। इसका मतलब क्या होगा कि दूरी ज़्यादा होने पर, अगर दूरी ज़्यादा है, आवेश से दूर ज़्यादा दूर है हम, तो वहाँ विद्युत क्षेत्र कम आएगा, वहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसके कारण क्या रहेगी, कम होगी। तो आप इसमें से देख सकते हो कि बिंदु P जो है हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट, तो ये इस माइनस क्यू आवेश से ज़्यादा दूर है और प्लस क्यू आवेश के पास है। इसका मतलब ए वाले का विद्युत क्षेत्र तो यहाँ कम रहेगा क्योंकि इससे दूरी ज़्यादा है, और बी वाले का विद्युत क्षेत्र यहाँ पर ज़्यादा रहेगा क्योंकि इससे दूरी क्या है, कम है। तो बी का फील्ड वहाँ ज़्यादा आएगा। ठीक है ना। तो हम यहाँ पर एक चीज़ कह सकते हैं, ऊपर यहाँ पर अपन चाहें तो फील्ड बताएंगे, देखो अभी अपन यहाँ पर फील्ड भी बताएंगे। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि बी का फील्ड जो होगा वो ए से क्या होगा, ज़्यादा होगा। ये कंक्लूजन अपने पास एक तो यहाँ निकल गया। दूसरी बात, पहले अपने डायरेक्शंस वगैरह भी देख लेते हैं। देखो डायरेक्शन किस तरह से निकालेंगे अपन। यहाँ पर बिंदु पी पर ए का विद्युत क्षेत्र में ई नाम दूंगा और बी के विद्युत क्षेत्र को मैं ई भी नाम दे रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या होगा कि ए का जो विद्युत क्षेत्र आएगा वो किस डायरेक्शन में आएगा। तो आप देखो कि माइनस आवेश है, माइनस आवेश का विद्युत क्षेत्र हमेशा आवेश की ओर ही होता है। अपन ने पढ़ा है ये, धन आवेश का विद्युत क्षेत्र तो उससे दूर की ओर जाता है और ऋण आवेश का विद्युत क्षेत्र उसकी ओर आता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि बिंदु पी पर जो विद्युत क्षेत्र होगा ए का, वह इस आवेश की ओर होगा, ए की ओर होगा। तो यहाँ पर जो ए का विद्युत क्षेत्र है उसकी डायरेक्शन इस तरह से आ जाएगी और बी के विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन इस तरीके से चली जाएगी। इसको एक तरीके से और समझ सकते हो आप समझने के लिए चाहो तो पी पर परीक्षण आवेश मान लो, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की जांच परीक्षण आवेश ही करता है और परीक्षण आवेश को अपन धन आवेश लेते हैं। तो धन आवेश अगर यहाँ होगा तो वो ए के कारण तो क्या होगा, माइनस क्यू की ओर चलेगा, क्योंकि ऋणावेश है वो धनावेश होगा तो आकर्षित होगा इसकी तरफ ए के कारण। तो इसका मतलब विद्युत क्षेत्र इधर आ गया, ऐसे भी आप समझ सकते हैं। और बी के कारण, बी धनावेश है वो भी धनावेश है, तो इस बी के कारण वो प्रतिकर्षित होगा, इसका मतलब बी का विद्युत क्षेत्र इससे दूर जाएगा, ऐसे भी अपन समझ सकते हैं। ठीक है ना। तो ये ई ए और ई बी की डायरेक्शन हमारे पास आ गई है। अब हम दोनों का जो परिणामी ज्ञात करेंगे वह हमारा नेट विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। तो मैं एक एक के कारण ज्ञात करना स्टार्ट करता हूँ। ठीक है ना। देखो एक चीज़ और अपने को यहाँ, एक चीज़ और यहाँ पर लेनी पड़ेगी हमें। चूँकि हम देखो ऐसे चलेंगे तो ए से लेकर पी तक की दूरी हमारे पास होना चाहिए और बी से लेकर पी तक की दूरी भी हमारे पास होना चाहिए, क्योंकि आवेश से ऑब्जर्वेशन पॉइंट तक की दूरियाँ हमें लेनी पड़ती है, क्योंकि फॉर्मूले में वही मान रखा जाता है। तो अभी मैं रख के बताऊँगा आपको। यहाँ पर यहाँ लिखता हूँ मैं, माइनस क्यू आवेश के कारण, अब अपना डेरिवेशन का पार्ट स्टार्ट हो रहा है, मिड पार्ट इसका स्टार्ट हो रहा है। माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता
विद्युत क्षेत्र भी लिख देते हैं बहुत से लेखक, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को अपन नाम दे रहे हैं यहाँ पर EA, ठीक है ना। माइनस क्यू कहाँ रखा हुआ है, ए पर, तो इसको नाम दे रहा हूँ मैं EA। तो EA फील्ड कितना आएगा, देखो तो फॉर्मूला क्या है, एक आवेश का विद्युत क्षेत्र होता है KQ/R², मूल फॉर्मूला इसका ये है। तो यहाँ पर अपन उसको उसका मतलब कंडीशन जो होगी उसके अकॉर्डिंग अपन यहाँ मान रखेंगे। तो हमारा देखो K आवेश हमारा Q है ही सही, और बटा इस आवेश से ऑब्जर्वेशन पॉइंट तक की दूरी, R का मतलब इस आवेश से लेकर ऑब्जर्वेशन पॉइंट तक की दूरी, तो यहाँ तक की टोटल दूरी मेरे को निकालनी पड़ेगी। तो ये टोटल दूरी कितनी आएगी, देखो आप यहाँ पर अगर इस दूरी को मैं देखूँ तो ये दूरी जो है वह OP दूरी प्लस OA दूरी है। आप देखो ध्यान से, OA दूरी में अगर OP दूरी जोड़ दी जाए तो हमारे पास टोटल AP दूरी आ जाएगी। तो OP तो जो है हमारे पास R के बराबर है, और OA जो है हमारे पास A के बराबर है। तो कुल मिला के ये दूरी हमारे पास R+A बन जाएगी, ठीक है ना। तो इस दूरी को मैं नाम दे दूंगा R+A, तो R+A का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो जब हम कोई भी सदिश राशि निकालते हैं, जैसे मैंने सदिश राशि यहाँ वेक्टर फॉर्म तो यूज़ नहीं करी, मैंने वेक्टर फॉर्म के रूप में नहीं लिखा है इसको, मैंने केवल परिमाण लिखा है। पर जब आप इस तरह से लिखते हो परिमाण के रूप में, तो साथ में आपको दिशा मैनुअली बतानी पड़ती है। तो यहाँ मैनुअली मैं दिशा बताऊंगा इसको। तो आप दिशा कैसे भी बता सकते हो, एक्सिस के अकॉर्डिंग बता सकते हो कि भाई +x -x है, लेफ्ट राइट से बता सकते हो यहाँ पर कि भाई लेफ्ट में है कि राइट में इसकी डायरेक्शन। तो इस तरह से हमें बताना चाहिए। तो जिस सिचुएशन है इसके अनुसार मैं लेफ्ट राइट से बता देता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं देखूंगा कि जो ये विद्युत क्षेत्र है पॉइंट P पर वो लेफ्ट डायरेक्शन में है, तो इसको मैं लेफ्ट लिख देता हूँ, ठीक है ना। लेफ्ट मतलब बाईं ओर, हिंदी में भी लिख सकते हो आप चाहो तो, बाईं ओर। अब इसी प्रकार अपन क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे सकते हैं हम यहाँ पर। प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब प्लस क्यू के कारण निकालेंगे अपन। तो प्लस क्यू के कारण देखो क्या होगा, प्लस क्यू के कारण आएगा EB, क्योंकि प्लस क्यू का जो विद्युत है उसको अपन ने EB नाम दिया है। तो EB बराबर KQ बटा बी वाले आवेश से P पॉइंट तक की दूरी। तो ये दूरी मेरे को निकालनी है, BP दूरी। तो BP दूरी कैसे निकलेगी, देखो ये आप देखो ये टोटल दूरी R है, ये पूरी OP जो दूरी है R है। इसमें से अगर ये OB दूरी को अपन हटा दें, इस पूरी OP दूरी में से OB को हटा दें, तो हमारे पास BP दूरी बचेगी। तो इसका मतलब R में से हम क्या घटा दें, A घटा दें, तो हमारे पास PB दूरी या BP दूरी आ जाएगी। तो इसका मतलब ये दूरी हमारे पास हो जाएगी यहाँ पर R-A का होल स्क्वायर, ठीक है ना। R-A का होल स्क्वायर, और इसकी डायरेक्शन हम लिख देंगे राइट, मैनुअली डायरेक्शन मैंने लिख दी राइट, ठीक है। वेक्टर फॉर्म से भी अपन डेरिवेशन हल कर सकते हैं, पर वेक्टर फॉर्म को हम यूज़ करने से बचते हैं, ठीक है ना, क्योंकि उससे थोड़ा टिपिकल हो जाता है कभी कभी निकालना। इसलिए मैंने यहाँ पर आपको परिमाण वाले फॉर्मूले यूज़ करके अपन काम कर रहे हैं, और डायरेक्शंस अपन मैनुअली रख रहे हैं यहाँ पर। तो ये दो इक्वेशन मेरे पास आ गई, E और EB। अब मैं दोनों आने के बाद यहाँ पर नेट विद्युत क्षेत्र ज्ञात करूँगा, और नेट विद्युत क्षेत्र ही द्विध्रुव का विद्युत क्षेत्र कहलाएगा अक्ष पर, ठीक है। तो मैं आगे हल करता हूँ, इसके लिए मेरे को मिटाना पड़ेगा इसको। तो ठीक है, मैं यहाँ से मिटा देता हूँ। जीवन के दिन छोटे सही पर हम बड़े दिल वाले। चलो भाई देखो, तो यहाँ पर क्या है कि नेट विद्युत क्षेत्र, अतः बिंदु P पर परिणामी, नेट को अपन परिणामी बोलते हैं, परिणामी विद्युत क्षेत्र। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र कैसे निकालेंगे हम, देखो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि P पर जो विद्युत क्षेत्र है वो दोनों एक ही रेखा पे आ रहे हैं, ठीक है ना। 11वीं क्लास को आप थोड़ा ध्यान करो, तो एक ही रेखा पे जब कोई दो सदिश आते हैं तो उनका परिणामी हम या तो जोड़ के निकालते हैं या घटा के निकालते हैं। अगर एक ही डायरेक्शन में हो तो हम जोड़ देते हैं, विपरीत डायरेक्शन में हो तो हम घटा देते हैं। जैसे मान लो दो बल एक्स अक्ष पे मान लो एक ही दिशा में 2 न्यूटन और 3 न्यूटन है, तो उनका परिणामी डायरेक्ट 5 न्यूटन आ जाता था। और अगर विपरीत हो तो 2 न्यूटन और 3 न्यूटन अगर विपरीत हो तो उनका परिणामी 3 - 2 बराबर 1 न्यूटन हम लिखते थे। पर ऐसा केवल हम तभी करते हैं जब एक ही लाइन पे हो। अगर एंगल पे हो तो फिर अपने को सदिश दिशाओं का ध्यान रख के दूसरे फॉर्मूले लगाने पड़ते थे, √P² + Q² + 2P cos θ, या घटक करने पड़ते थे। तो जब एक ही लाइन पे सदिश आ जाते हैं तो बहुत आसान हो जाता है उनका परिणामी निकालना। आप बस ये देख लो कि वह एक ही डायरेक्शन में है या अपोजिट है, ठीक है ना। तो यहाँ अपोजिट है इसलिए दोनों एक दूसरे से घटेंगे। अब घटेगा कौन, बड़े में से छोटा घटेगा, तो बड़ा हमने पता लगा ही लिया है,
बी वाला बड़ा है क्योंकि बी वाला आवेश इसके पास है, तो इसका विद्युत क्षेत्र यहाँ ज़्यादा आएगा। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र हो जाएगा हमारे पास E बराबर ई बी माइनस ई ए, ठीक है ना, चूंकि ई बी ग्रेटर देन क्या है, ई है। अब बी वाला जो विद्युत क्षेत्र ज़्यादा है तो दिशा भी उसी की रहेगी, बाद में फाइनल उसकी डायरेक्शन भी उसकी रहेगी। इसका मतलब कुल मिला के द्विध्रुव का जो परिणामी विद्युत क्षेत्र होगा वो बी की डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि बी बड़ा है तो बी की डायरेक्शन दाईं ओर है, तो इसका परिणामी विद्युत क्षेत्र भी दाईं ओर जाएगा। तो इसका अगर मैं परिणामी यहाँ पर ई लिख दूँ, परिणामी विद्युत क्षेत्र, तो वो दाईं ओर ही रहेगा, ठीक है ना, ई को। तो ई जो है वो दाईं ओर जाएगा यहाँ पर, तो अपन चाह सकते हैं उसको राइट लिख देते हैं। डायरेक्शन इसकी क्या हो जाएगी, मैनुअली राइट हो जाएगी। अब देखो यहाँ पर इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा हमें, तो कैलकुलेट करने के लिए थोड़ी मैथमेटिक्स यहाँ पर हमें यूज करते हैं। तो मैं मान रखता हूँ ई बी का, ई बी मान देखो आपके पास है के क्यू बटा आर माइनस ए का होल स्क्वायर, और माइनस ई ए की वैल्यू है हमारे पास के क्यू बटा आर प्लस ए का होल स्क्वायर। तो ई बराबर हमारे पास देखो, हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ जाएगा यहाँ पर आर माइनस ए का होल स्क्वायर और आर प्लस ए का होल स्क्वायर, दोनों ही एलसीएम में आ जाएंगे। तो हमारे पास देखो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा हमारे पास के क्यू को तो हम बाहर ले सकते हैं, ठीक है ना, के क्यू ऊपर यहाँ दोनों जगह है तो के क्यू को तो हम बाहर ले सकते हैं। और जब इसका भाग, जब इसको डिवाइड करेंगे, इससे एलसीएम के मेथड से इसको हल करेंगे, तो आर माइनस ए का होल स्क्वायर का भाग जब इसमें जाएगा तो आर प्लस ए का होल स्क्वायर यहाँ बचेगा हमारे पास, ठीक है ना। और इसको जब लेंगे तो इसका इसमें भाग एक बार चला जाएगा तो ये बच जाएगा माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर। तो ई बराबर हमारे पास हो जाएगा, डायरेक्शन चल रही है, डायरेक्शन पर लास्ट में फाइनल में पूरी लिख देंगे एक साथ, यहाँ पर बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, और आप चाहो तो लिख भी सकते हो के क्यू। अब देखो इसको अपने को हल करना है, तो कैसे हल करेंगे इसको, इसका वर्ग हमें खोलना पड़ेगा। आर प्लस ए का होल स्क्वायर होता है आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2RA, और यहाँ माइनस है तो ये इसका होल स्क्वायर खुलेगा, और माइनस से भी गुणा करता चलूँगा मैं साथ में, तो माइनस का आर स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर प्लस 2RA, ये मैंने एक्चुअल में माइनस से गुणा कर दिया, वरना इसका स्क्वायर तो क्या होता है आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2RA होता है, पर माइनस से गुणा करने के कारण ऐसा बन जाएगा। और नीचे जो हमें क्या करते हैं कि दोनों के ऊपर स्क्वायर है, तो इसको ऐसे लिख देते हैं आर माइनस ए और आर प्लस ए का होल स्क्वायर, इसको अपन होल स्क्वायर बना देते हैं, ठीक है ना। होल स्क्वायर का मतलब जब स्क्वायर वापस होल स्क्वायर वापस ओपन होगा तो दोनों के ऊपर अलग स्क्वायर आ जाएगा, इसको होल स्क्वायर में से लिख सकते हैं। इसके बाद आगे हल करते हैं, जगह बहुत कम है भाई मेरे पास, यहाँ लिख देता हूँ मैं। तो ई बराबर हमारे पास आ जाएगा अब के क्यू, और के क्यू को मैं बाहर ले लेता हूँ। देखो यहाँ पर हल करेंगे तो ये टर्म इससे कैंसिल हो जाएगी, ये इससे कैंसिल हो जाएगी, ऊपर आ जाएगा हमारे पास 4RA, और नीचे आर माइनस ए और आर प्लस है, ए माइनस बी और ए प्लस बी से आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बन जाएगा, और इसका होल स्क्वायर, ठीक। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म इसकी आ गई। यहाँ पर हमारे पास एक तरह की ये कंडीशन हमारे पास यहाँ पर आ गई है, और इसकी डायरेक्शन मैनुअली जो है वो राइट है। चलो इसका बॉक्स अभी तो मैं हटा देता हूँ, बाद में। इसकी डायरेक्शन जो है वो राइट है, नेट विद्युत क्षेत्र हमारे पास राइट डायरेक्शन में है। तो ये फॉर्मूला हमें यहाँ पर फाइनली मिल गया है। पर क्या होता है कि द्विध्रुव की लंबाइयाँ काफ़ी कम मानी जाती हैं, और अपन बिंदु तो पी तो कहीं भी ले सकते हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए यहाँ पर एक कंडीशनल फॉर्मूला और निकाला जाता है। तो मैं यहाँ पर एक कंडीशनल फॉर्मूला निकालता हूँ, केस लेता हूँ मैं यहाँ पर एक, केस जब बिंदु P बहुत अधिक दूरी पर हो, जब बिंदु P बहुत अधिक दूरी पर होता है, मतलब इस द्विध्रुव के मिड पॉइंट से बहुत ज़्यादा दूर है, तो उस केस में क्या होता है, देखो उस केस में R जो वैल्यू है R, ये इस A की तुलना में बहुत ज़्यादा हो जाती है, R ग्रेटर देन A, ठीक है ना। क्योंकि अपन जानते हैं द्विध्रुव में वैसे भी जो द्विध्रुव की लंबाई है वो काफ़ी कम होती है, तो ये दूरी उसकी तुलना में ज़्यादा ही रहती है।
तो ये बहुत ज़्यादा होती है। तो इसका अर्थ क्या निकलेगा, दिस इम्प्लाइज आर, हम कह सकते हैं ए स्क्वायर जो होगा, क्योंकि ए बहुत छोटा है, आप देखो ए एंगस्ट्रॉम कोटि का है, तो अगर आर बहुत ज़्यादा है तो ए स्क्वायर जो होगा वो लगभग जीरो जाएगा, मतलब उसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेट जीरो के करीब आएगी, काफ़ी कम हो जाएगी वो वैल्यू। तो इस कंडीशन का, इस केस का हम यहाँ यूज करते हैं। तो ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो हमारे पास के क्यू, सॉरी ऊपर अपन रख देते हैं इसको 4, ये 4 आगे लिख देता हूँ मैं, 4KQ RA, ठीक है ना, इसको मैंने गुणा कर दिया और नीचे ए स्क्वायर को लगभग मैं जीरो रख देता हूँ, तो यहाँ केवल आर स्क्वायर बचेगा, तो आर स्क्वायर का स्क्वायर बचेगा, आर स्क्वायर का स्क्वायर, तो बराबर ही हो जाएगा, आर की पावर 4 हो जाएगा, एक आर कट जाएगा, तो कुल मिला के हमारे पास बचेगा 4KQA बटा हो जाएगा हमारे पास आर क्यूब, ठीक है ना, कुछ इस तरीके से ये हमारे पास हो जाएगा। अब देखो हम यहाँ क्या करेंगे, इसको द्विध्रुव आगुण के रूप में चेंज करेंगे। तो द्विध्रुव आगुण आप जानते हो P बराबर होता है Q इंटू 2A, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको थोड़ा मॉडिफाई करूँगा, कुछ अलग तरीके से लिखूँगा, आप ध्यान देना। ये जो मैंने लिखा है इसको मैंने ऐसा लिख दिया, आप देखो ये दोनों एक जैसे ही हैं। अगर आप 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा, K की जगह K आ जाएगा, Q की जगह Q आ गया, और ये ए की जगह ए आ गया, मतलब 2 दूनी 4 हो गया, ए की जगह, तो ऐसे कैसे आ गया। पर इसको ऐसे लिखने से क्या होगा कि द्विध्रुव आगुण जो है द्विध्रुव की प्रॉपर्टी है, द्विध्रुव आगुण जो है द्विध्रुव की स्ट्रेंथ को मापता है। तो द्विध्रुव के डेरिवेशन में P दिखना जरूरी है, आपको द्विध्रुव आगुण दिखना जरूरी है, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको P के रूप में कन्वर्ट कर लिया। तो कुल मिला के अब हमारे पास ये फॉर्मूला जो आ जाएगा, E बराबर हो जाएगा 2KP बटा आर क्यूब, और इसी को हम फाइनल फॉर्मूला मानते हैं, और इसकी डायरेक्शन हो जाएगी दिशा दाईं ओर, या राइट कह सकते हैं, दिशा राइट डायरेक्शन में हम ये ई को प्राप्त करेंगे। तो नेट विद्युत क्षेत्र जो होगा वो 2KP बटा आर क्यूब आएगा, और उसकी दिशा जो होगी दाईं ओर होगी, ठीक है ना। इसके अलावा अब इसके लास्ट में कुछ कंक्लूजन है वो भी हम लिख लेते हैं, ठीक है, परिणाम या रिजल्ट हम लिख लेते हैं। ये अपना डेरिवेशन यहाँ कंप्लीट हो जाता है, अब इसके रिजल्ट हम लिख लेते हैं। तो रिजल्ट क्या है, देखो इसके रिजल्ट नंबर 1 ये हुआ कि E बराबर 2KP बटा आर क्यूब हमारे पास आया। ये इम्प्लाइज करता है कि E प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर क्यूब है, ठीक है ना। देखो यहाँ ध्यान देना, आपको ध्यान देना पड़ेगा। E बराबर KQ बटा आर स्क्वायर जो आता था वह एक आवेश का था, यह आवेशों के निकाय का है, तो वहाँ पर आर स्क्वायर पर निर्भरता थी, यहाँ पर आर क्यूब पर निर्भरता है रिवर्स में, ठीक है ना, व्युत्क्रमानुपाती के रिलेशन में। इसका मतलब यहाँ भी क्या होगा, आर जैसे जैसे बढ़ेगा ई का मान बहुत तेजी से क्या होगा, कम होगा। यहाँ पर आर क्यूब पे निर्भरता है, तो एक बिंदुवत आवेश की तुलना में और ज़्यादा तेजी से यहाँ विद्युत क्षेत्र घटता है। इसका पहला परिणाम हो गया। दूसरे परिणाम में आप चाहो तो इसको वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हो, तो देखो वेक्टर फॉर्म में लिख देंगे अपन यहाँ पर सदिश रूप में। अगर इसी फॉर्मूले को सदिश रूप में लिखें तो कैसे लिखेंगे, ई वेक्टर बराबर, अब आपको ध्यान देना पड़ेगा इसमें वेक्टर वाली राशियाँ कौन कौन सी है। तो पी भी एक सदिश राशि है और ई भी सदिश राशि है। आप ये देखो कि यहाँ पर पी की डायरेक्शन किधर आएगी, पी की डायरेक्शन जो आती है वो माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर आती है, मानक रूप से ऐसे ली जाती है। और नेट जो अपना ई है, ई वो भी राइट में जा रहा है, तो दोनों एक ही डायरेक्शन रख रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पर माइनस साइन नहीं आएगा बीच में, दोनों बराबर के रिलेशन में आ जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास 2KP वेक्टर बटा आर क्यूब हो जाएगा। तो ये बता रहा है कि पी की डायरेक्शन ही ई की डायरेक्शन है, या ई की डायरेक्शन ही पी की डायरेक्शन है। तो ये वेक्टर फॉर्म में हम यहाँ पर ले सकते हैं। और एक लास्ट कंक्लूजन में आप चाहो तो यहाँ पर एक आलेख भी बना सकते हैं। आलेख कुछ इस तरीके से बन जाएगा, आर को अगर आप एक्स अक्ष पे ले लें और ई को अगर हम वाई अक्ष पे ले लें, तो इस तरह से घटता हुआ ग्राफ यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि आर बढ़ने पर ई का मान घटेगा। और इसकी निर्भरता किस तरह से है, ई प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर क्यूब। तो ये इस डेरिवेशन के कंक्लूजन होते हैं। उम्मीद है स्टूडेंट आपको ये डेरिवेशन समझ में आया होगा। अब इसी टॉपिक से रिलेटेड एक और लास्ट डेरिवेशन हमारे पास है, वो है विद्युत द्विध्रुव की निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। तो उस डेरिवेशन को भी अपन यहाँ कंप्लीट करते हैं, फिर अपना टॉपिक हम समाप्त करेंगे। तो अपना अगला डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं हम। डेरिवेशन क्या है, देखो हमारे पास
बहुत अच्छा डेरिवेशन है ये, पिछले वाले डेरिवेशन से ज़्यादा कंसेप्ट इसमें है। क्या है देखो, किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण, किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण इसकी निरक्ष पर स्थित किसी बिंदु P पर, किसी बिंदु पर, अभी P नाम बाद में दे देंगे, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना। इसका देखो मतलब क्या है, हमारे पास एक द्विध्रुव है, जैसे देखो आप यहाँ पर A और B बिंदु पर माइनस क्यू प्लस आवेश क्यू रखे हैं, प्लस क्यू आवेश रखे हैं, और इनके बीच की दूरी 2a है, ठीक है ना। तो मिड पॉइंट O है, तो ये दूरी a बनेगी, तो हमारा एक द्विध्रुव हो गया। और ये जो लाइन दिख रही है आपको, ये निरक्ष है, अक्ष के लंबवत रेखा निरक्ष कहलाती है। तो इसी निरक्ष पर कोई बिंदु P है जहाँ पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है द्विध्रुव के कारण। द्विध्रुव के कारण ज्ञात करने का मतलब होता है कि माइनस क्यू के कारण भी ज्ञात करना है, प्लस क्यू के कारण भी ज्ञात करना है, फिर रिजल्टेंट हमें निकालना है। और ये दूरी मिड पॉइंट से R दी गई है। तो प्रस्तावना में यही बात लिखी गई है, देखो चित्रानुसार द्विध्रुव के आवेश माइनस क्यू व प्लस क्यू बिंदु A व B पर रखे हुए हैं। द्विध्रुव की लंबाई 2a है। हमें इस द्विध्रुव के कारण इसकी निरक्ष पर स्थित किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जो कि द्विध्रुव के मध्य बिंदु से R दूरी पर है। तो जो आपने चित्र बनाया है वही आपको यहाँ पर प्रस्तावना में लिखना होता है। ये बाद में बार बार रिपीट कर रहा हूँ। अब देखो इसके बाद आती है इसकी मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स लाने के पहले हमें यहाँ पर कुछ दूरियां वगैरह निकालनी पड़ेगी, क्योंकि आप जानते हो कि इस आवेश का विद्युत क्षेत्र जब बिंदु P पे निकालेंगे तो इस आवेश से बिंदु P की दूरी हमें चाहिए, ठीक है ना। दोनों की ज्वाइनिंग लाइन पे दोनों की ज्वाइनिंग लाइन है वो दूरी हमें चाहिए होती है। तो हम पहले ये दोनों के बीच की दूरी हमें निकालनी पड़ेगी। ऐसे B से भी इसकी दूरी निकालनी पड़ेगी हमें। तो यहाँ पर देखो मैं ड्रॉ करता हूँ, एक तरह का ट्राइंगल यहाँ बन जाएगा, इस दूरी को निकालेंगे। तो देखो बिंदु P की A से दूरी PA कहलाएगी, बिंदु P की B से दूरी PB कहलाएगी, ठीक है ना। तो ये दूरी हम निकालेंगे यहाँ पर। तो देखो ये दूरी A दी हुई है आपको, और ये दूरी R है, और ये एक समकोण त्रिभुज होता है। तो समकोण त्रिभुज के नियम से आप ये दूरी निकाल सकते हो। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा नहीं, इसी में डायरेक्ट लिखा रहा हूँ मैं दूरी को आपको। तो समकोण त्रिभुज के नियम से आप जानते हो ये कर्ण जो होता है वह आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो इस दूरी को मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ अंडर रूट A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। और ऐसे ही जो सेम दूरी है इधर भी हो जाएगी हमारे पास अंडर रूट A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। PB भी सेम ही आएगी, यहाँ पर दोनों दूरियां सेम आएगी। अभी मैथमेटिक्स में भी इसको अपन लिख देंगे, ठीक है ना, PA और PB दूरियां। अब आपको देखो सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर विद्युत क्षेत्र देखना कि विद्युत क्षेत्र किस ओर आएगा। तो हम जानते हैं विद्युत क्षेत्र हमेशा ज्वाइनिंग लाइन पे होता है, और माइनस के लिए उसकी ओर होता है और प्लस के लिए उससे दूर की ओर होता है। तो विद्युत क्षेत्र को मैं यहाँ बनाता हूँ। तो ये देखो आप यहाँ पर A का विद्युत क्षेत्र जो है इसको EA नाम देंगे, तो ये आवेश की ओर आएगा। और B का जो विद्युत क्षेत्र है P पर ये बाहर की ओर जाएगा, तो इसको थोड़ा आगे बढ़ाना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास EB, इसको ये हो जाएगा हमारे पास, ठीक है ना। तो हमें इन दोनों का परिणामी ज्ञात करना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखो आप पिछले वाले में तो दोनों एक ही लाइन पे आ गए थे, अब यहाँ पर ये दोनों एक लाइन पे नहीं है, दोनों अलग किसी कोण पर हैं। तो यहाँ परिणामी ज्ञात करते समय हमें घटक नियम यूज करना पड़ेगा, तो वो भी हम यहाँ यूज करेंगे। अब मैं इसकी मैथमेटिक्स स्टार्ट करता हूँ। तो हम सबसे पहले लिखेंगे यहाँ चित्रानुसार PA बराबर PB बराबर अंडर रूट A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। दोनों दूरियां हमें ट्रायंगल के रूल से A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर मिल गई है। अब हम लिखेंगे माइनस क्यू आवेश का बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र। तो माइनस क्यू आवेश का मैं सबसे पहले लिखता हूँ बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा। तो इसको मैं नाम दे दूंगा EA, ठीक है ना। फॉर्मूला होता है KQ बटा R स्क्वायर, जनरल फॉर्मूला। कंडीशन के अनुसार क्या होगा, देखो आवेश तो Q है तो KQ आएगा, नीचे आएगी दूरी का वर्ग। इस आवेश से इसकी जो दूरी है बिंदु P की उसका वर्ग। तो इस आवेश से इसकी दूरी आप जानते हो PA है, तो PA का वर्ग PA स्क्वायर। तो हम इसको बराबर में लिखेंगे तो देखो कुछ ऐसा आ जाएगा KQ बटा PA दूरी ये है तो इसका वर्ग कर दो, वर्ग करते रूट हट जाएगा, A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, केवल इतना आ जाएगा। और साथ में हमें मैनुअली डायरेक्शन बतानी है। तो डायरेक्शन देखो आप EA की डायरेक्शन जो है P से A की ओर है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ P से A की ओर, P से A की ओर। ये हमारे समीकरण नंबर 1 हो जाएगी, ठीक है ना। ऐसे हम लिखेंगे अब प्लस Q आवेश के कारण,
प्लस Q आवेश का बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको हम EB लिखेंगे। EB बराबर KQ बटा PB स्क्वायर बराबर सेम आएगी ये भी KQ बटा A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। और डायरेक्शन देखो आप, इस क्षेत्र की डायरेक्शन जो है वो B से P की ओर जा रही है, तो हम लिख देंगे B से P की ओर। ये डायरेक्शन बताना जरूरी है, ठीक है ना, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी जहाँ भी हम डिफाइन करते हैं वहाँ डायरेक्शन नहीं बताई तो फिर उसको अधूरा माना जाता है या गलत माना जाता है। तो ये हमारे पास हो गया। अब मैं कुछ मिटाता हूँ यहाँ पर, ठीक है ना। अब मेरे को क्या करना है, दोनों का रिजल्टेंट ज्ञात करना है। तो रिजल्टेंट ज्ञात करने के लिए मेरे को यहाँ पर घटक करने पड़ेंगे, और घटक के लिए हमें कोण की आवश्यकता होती है। तो मैं यहाँ एक कोण को भी मानूंगा भी यहाँ पर। पहले मैं कुछ मिटा देता हूँ यहाँ पर। ये आप ध्यान रखना, समीकरण 1 और 2 जो हमारे पास आई, इसके रिजल्ट्स को ध्यान रखना, ठीक है ना। आप लिख ही रहे होंगे तो आपको इससे याद हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, देखो यहाँ पर एक एंगल मान लेता हूँ, क्योंकि मेरे को घटक करने हैं। तो माना एंगल, एक एंगल मानेंगे यहाँ पर OAP। ये एंगल OAP जो है इसको हम थीटा मानेंगे यहाँ पर, ये एंगल थीटा मानेंगे और ये एंगल भी थीटा मानेंगे यहाँ पर। माना एंगल OAP बराबर एंगल OBP बराबर थीटा। दोनों बराबर रहेंगे क्योंकि एक तरह से ये जो है ये समद्विबाहु त्रिभुज है, और समद्विबाहु त्रिभुज में समान भुजाओं की दोनों की लंबाई समान है तो कोण भी समान आएंगे। तो ये दोनों कोण थीटा ही आएंगे यहाँ पर, ठीक है ना। तो दोनों कोणों को मैंने थीटा मान लिया है। अब मैं पहले घटक समझा देता हूँ आपको, फिर यहाँ लिख के बताऊँगा आपको इसको। तो यहाँ पर देखो, इस बिंदु पर मेरे को परिणामी निकालना है, इस P पॉइंट पर, ठीक है ना। P पॉइंट पर दोनों का रिजल्टेंट ज्ञात करना है। तो P पॉइंट पर मैं एक्सिस ड्रॉ कर लेता हूँ, एक तो क्षैतिज एक ऊर्ध्वाधर, इसको अपन एक्स अक्ष और वाई अक्ष भी कह सकते हैं। इस तरह से मैंने एक्सिस बना लिए, ठीक है ना। क्योंकि अपन जानते हैं घटक हमेशा अपन क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर ही करते हैं, एक्स या वाई अक्ष के अनुदिश ही करते हैं, उससे आसानी रहती है हमें परिणामी निकालने में, ठीक है। तो ये घटक मैंने कर लिए। अब घटक के बाद मेरे को कोण ढूंढने पड़ेंगे यहाँ पर। तो आप कोणों को ध्यान से देखना, कोण किस तरह से लिए जाएंगे। आप देख रहे होंगे यहाँ पर, देखो ये जेड जैसा बन रहा है, जेड, और जेड को हम एकांतर कोण कहते थे। तो आप अगर ये कोण थीटा है तो ये कोण भी देखो इसमें थीटा ही आएगा, ये वाला एंगल जो है वह थीटा आ जाएगा, ठीक है ना। और ऐसे ही देखो आप, ये जो यहाँ पर एंगल है, ये वाला जो एंगल है ये भी थीटा आएगा, और एकांतर कोण से इसके सामने जो एंगल रहेगा शीर्षाभिमुख से, ये भी थीटा ही बनेगा। तो ये वाला एंगल भी थीटा ही आएगा। तो दोनों एंगल ये जो है थीटा आएंगे, ठीक है। अब मैं घटक करता हूँ। घटक आप 11वीं क्लास से जानते हैं, ऐसा मेरे को मानना है। तो मैं पहले EA के घटक करूँगा। तो EA का इस क्षैतिज अक्ष के साथ कोण थीटा है, तो जिसके साथ कोण होता है उसके साथ हमेशा कोस घटक जाता है, और उसके लंब हमेशा साइन घटक जाता है। तो यहाँ पर EA का इधर जो घटक आएगा वो आएगा EA कोस थीटा, EA कोस थीटा, ठीक है ना। और इसके लंब जो घटक आएगा वो नीचे आएगा, क्योंकि जिसके अपन घटक करते हैं वो हमेशा बीच में रहता है। तो इसके घटक क्या होंगे, इस तरह से, एक इधर आएगा एक नीचे की तरफ आएगा। तो इस पे आएगा इसका घटक EA साइन थीटा। ऐसे आप EB के घटक करोगे, तो EB के घटक करेंगे तो EB का क्षैतिज के साथ कोण थीटा है, तो इस साइड घटक आ जाएगा इसका EB कोस थीटा, और ऊपर की ओर इसका घटक आएगा, एक घटक ऊपर की ओर जाएगा तो इधर आएगा इसका EB साइन थीटा। तो इस तरीके से ये घटक हमें यहाँ पर मिल गए हैं, ठीक है ना। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, इन सब घटकों के आधार पर परिणामी ज्ञात करना है। तो आपने देखा होगा, देखो कि अभी हमने समीकरण 1 और समीकरण 2 में EA और EB के मान प्राप्त किए थे। तो समीकरण 1 और 2 में जब हमने EA और EB के मान प्राप्त किए तो दोनों बराबर थे, ठीक है ना। तो EA अगर EB के बराबर है तो आप देखो, ये अगर EB के बराबर है तो EA साइन थीटा घटक EB साइन थीटा घटक को कैंसिल कर देगा, क्योंकि दोनों में साइन थीटा तो कॉमन आ रहा है, और EA भी EB के बराबर है और दोनों अपोजिट हैं, तो y दिशा के घटक तो निरस्त हो जाएंगे, और केवल एक्स दिशा में जो घटक है या क्षैतिज में जो घटक है वो दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो एक ही डायरेक्शन में से जुड़ेंगे। तो कुल मिला के ओवरऑल रिजल्ट निकलेगा कि द्विध्रुव का जो यहाँ विद्युत क्षेत्र आएगा परिणामी, वह केवल क्षैतिज दिशा में आएगा, क्योंकि वाई वाला जो प्रभाव है वो तो निरस्त हो गया और केवल एक्स वाली डायरेक्शन में घटक बचे हैं। तो एक्स घटक ही इसका मिलेगा हमें, इसलिए क्षैतिज ही इसका घटक होने के कारण केवल द्विध्रुव का टोटल विद्युत क्षेत्र जो आएगा वह क्षैतिज दिशा में ही प्राप्त होगा। तो ये लाइन हमें यहाँ पर लिखनी भी पड़ेगी। हम यहाँ लिखेंगे पहले समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से
ई ए बराबर ई बी, चूंकि ई ए बराबर ई बी, अतः बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र ई ए व ई बी के ऊर्ध्व घटक निरस्त हो जाते हैं तथा परिणामी तीव्रता केवल क्षैतिज दिशा में ही प्राप्त होती है, ठीक है ना, क्षैतिज दिशा में ही प्राप्त होती है, क्योंकि अपोजिट होने के कारण निरस्त हो गए। तो परिणामी तीव्रता को अपन क्या लिखेंगे, अतः ई बराबर, अतः परिणामी तीव्रता लिख देंगे, अतः परिणामी तीव्रता। हम रिजल्टेंट पे आ गए हैं, परिणामी तीव्रता ई बराबर क्या होगी, देखो ई को अगर परिणामी मान लेते इन दोनों का योग आएगा, क्योंकि तो निरस्त हो ही गए, तो इन दोनों का योग ही परिणामी तीव्रता बनेगी, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में है। तो ई बराबर आ जाएगा ई ए कोस थीटा प्लस ई बी कोस थीटा। तो ये हमारे पास परिणामी तीव्रता आ जाएगी। और आप ये भी देख रहे होंगे कि ये जो डायरेक्शन है ये लेफ्ट में जा रही है, तो अपन इसकी डायरेक्शन भी लिख सकते हैं, यहाँ तो चाहें तो लेफ्ट में हमें परिणामी तीव्रता प्राप्त होगी। अब हमें इसको कैलकुलेट करना है, तो मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ। यहाँ पर थोड़ा सा और मिटा देता हूँ मैं पर्दा। ई बराबर देखो क्या हो जाएगा हमारे पास, ई ए की वैल्यू हमारे पास थी के क्यू बटा ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू कोस थीटा प्लस के क्यू बटा ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू कोस थीटा, ठीक है ना, ये भी कोस थीटा हो जाएगा। और दोनों में देखो के क्यू बटा ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर जो है, सॉरी ये दो बार हो गया, एक जैसी टर्म हो गई, दो बार हो गई, तो इसको अपन लिख सकते हैं 2KQ बटा ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू कोस ऑफ थीटा। अब कोस थीटा की वैल्यू हमें यहाँ पर कैलकुलेट करनी पड़ेगी या निकालनी पड़ेगी हमें, कोस थीटा की वैल्यू। तो कोस थीटा की वैल्यू देखो हम ट्राइंगल से निकाल लेंगे यहाँ पर बहुत आसानी से। आप देखो यहाँ पर एक ट्राइंगल में राइट साइड में ऐसे लिखूंगा, इसको लाइन खींच के त्रिभुज अपन यहाँ ले लेते हैं, ये त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज OAP में इस त्रिभुज में अगर अपन कोस थीटा निकालेंगे तो कोस थीटा होता है आधार बटा कर्ण। आप जानते हो कोस थीटा किसी भी समकोण त्रिभुज में आधार बटा कर्ण होता है। तो इस ट्राइंगल में आधार रहेगा A और कर्ण रहेगी ये वाली भुजा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा A बटा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, तो 2KQ डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और कोस थीटा की वैल्यू A बटा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो इस तरीके से हमारे पास ये हो गया 2KQA अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की होल पावर 3/2। 3/2 कैसे लिखा मैंने, क्योंकि इसकी होल पावर 1 मानेंगे और रूट का मतलब होता है 1/2, तो दोनों टर्म एक जैसी है तो घातें जुड़ जाएगी, तो 1 प्लस 1/2 का मतलब 3/2 हो जाएगा। अब यहाँ पर एक और चीज़ हम यूज़ करेंगे, P बराबर Q इंटू 2 होता है, क्योंकि द्विध्रुव की बात चल रही है तो P जरूरी है, तो P का मान Q इंटू 2 है। तो यहाँ देखो Q दिख रहा है आपको, तो इसको मैं मॉडिफाई करके ऐसे लिख सकता हूँ Q इंटू 2A डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की होल पावर 3/2। इसको अपन ने ऐसे लिख दिया, Q और 2A को एक साथ कर दिया यहाँ पर, तो इसकी वैल्यू को मैं P ले सकता हूँ। तो कुल मिला के मेरे पास हो जाएगा ये KP बटा ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की होल पावर 3/2, ठीक है ना। इस तरह की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास हो जाएगी। अब इसको हम ये तो हमारे पास E का मान आ गया। अब इसको अपन कंडीशनल निकालेंगे। कंडीशनल का मतलब हो गया जब हम मानेंगे कि P बिंदु बहुत ज़्यादा दूर है, क्योंकि द्विध्रुव की लंबाई बहुत कम होती है, तो P बिंदु को दूर मानने पे अपन कंडीशनल फॉर्मूला निकालेंगे। तो ये भी इसका एक रियल फॉर्मूला इसका यही है, कंडीशनल वाला फॉर्मूला भी अपन निकालेंगे। तो इसकी डायरेक्शन जो है वो लेफ्ट है ही सही यहाँ पर हमारे पास। अब हम इसका कंडीशनल फॉर्मूला ज्ञात करते हैं। तो रिजल्ट तो वैसे हमारे पास आ चुका है यहाँ पर ये, अब कंडीशनल फॉर्मूला अपन वो निकाल देते हैं यहाँ पर।
तो इसको मैं मिटा देता हूँ। केस बनाते हैं हम। केस केस क्या है, जब r बहुत ज़्यादा बड़ा हो a की तुलना में, तब हम क्या कर सकते हैं, ए स्क्वायर को अप्रोक्सीमेट 0 मान सकते हैं, क्योंकि ए मान एंगस्ट्रॉम कोटि का होता है, लगभग 0 मान सकते हैं। तो जब अपन इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे इसमें, ये वाला फॉर्मूला, तो के पी अपॉन ए स्क्वायर को लगभग 0 मान लिया आपने, तो यहाँ बचेगा आर की पावर, इसको 0 मान लिया तो आर स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 पावर कट जाएगी तो यहाँ आर क्यूब बच जाएगा, तो के पी बटा आर क्यूब। तो ये हमारा जो है फॉर्मूला है जो हमें याद रखना है, ठीक है ना। ये फॉर्मूला हम जनरली याद रखते हैं एक द्विध्रुव की निरक्ष के लिए। तो रिजल्ट हमारे पास आ चुका है, E बराबर के पी बटा आर क्यूब, और डायरेक्शन जो आ जाएगी हमारे पास इसकी, वह लेफ्ट आ जाएगी, ठीक है। अब इसको यहाँ पर रिजल्ट लेकर अपन सदिश रूप में लिख सकते हैं। अब कंक्लूजन की बारी, आगे रिजल्ट क्या क्या हुए, तो फर्स्ट रिजल्ट में अपन लिखेंगे सदिश रूप में, सदिश रूप में। तो सदिश रूप में अगर इसको लिखते हैं हम, तो ई वेक्टर बराबर, आप देखो ई की डायरेक्शन जो आ रही है फाइनल, वो फाइनल ई इधर आ रहा है, और हमारा जो पी है उसकी डायरेक्शन माइनस क्यू से प्लस क्यू इधर होती है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, ठीक है ना। ई तो जो है हमारा ई तो जो है वो लेफ्ट में जा रहा है फाइनल ई, और पी जो है वो राइट में जाएगा, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट होने के कारण जब अपन वेक्टर फॉर्म में रिलेशन बनाएंगे तो वेक्टर फॉर्म में माइनस साइन सामने आ जाएगा। माइनस क्या करता है, दोनों की विपरीत दिशा को शो करता है, तो के पी वेक्टर बटा आर क्यूब, ये हमारा सदिश रूप में हो जाएगा, ठीक है ना। दूसरा कंक्लूजन हम क्या निकाल सकते हैं, ई प्रोपोर्शनल टू 1 आर क्यूब, ठीक है ना, मतलब दूरी के वर्ग, दूरी के घन के व्युत्क्रमानुपाती है। तो इसका रिजल्ट क्या निकलता है, दिस इम्प्लाइज जब आर बढ़ेगा तो ई का मान क्या होगा, घटेगा। तो इस तरीके से अपना डेरिवेशन है। तो आपको उम्मीद है आज के डेरिवेशन समझ में आए होंगे। काफ़ी बड़ा टॉपिक आज का हमारा हो गया, और एक ही शॉर्ट में हमने अपना सारा काम यहाँ पूरा कर लिया है। तो स्टूडेंट, कैसा लगा आपको ये वीडियो, ज़रूर बताना कमेंट करके, ठीक है। और पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। चलिए, थैंक यू, बाय।